नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बिहार का वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ जो विवाद है या जो नया स्यापा चुनाव आयोग ने डाला हुआ है, आज हम उसकी बहुत धैर्य के साथ कानूनी तरीके से उसकी पड़ताल करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला क्या सचमुच पॉलिटिकल पार्टीज़ की नूरा कुश्ती से जुड़ा हुआ है? क्या सचमुच यही समस्या है कि इतने दिनों में इतने लोगों को कैसे छांट लोगे, समय बहुत कम है? या ये समस्या कहीं गहरी है और इतनी गहरी है जो सीधे सीधे इस देश के लोकतंत्र पे गहरे असर डाल सकती है, भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों को झकझोर सकती है और इस देश में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है जो संसद की सर्वोच्चता को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। थोड़ा सा कठिन विषय है, लेकिन इस चैनल पे जब भी हम बात करते हैं कोई विषय कठिन नहीं होता है, हम उसको सरल करने की कोशिश करते हैं और ये महाकठिन विषय आज महासरल तरीके से समझेंगे। शुरुआत करते हैं एक परिवार से। आप एक परिवार के सदस्य हैं, आपके परिवार में 10, 12, 15 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं और एक दिन अचानक आप अपने किसी बेटे को कहें कि भाई तुम तो हमारे बच्चे नहीं हो, हम तो तुमको नाली से उठा कर लाए थे। बच्चों से लोग मजाक भी करते हैं इस तरह का कि हम तो तुमको नाली से उठा के लाए थे, कोई कुछ। और उसके बाद उस बच्चे के सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है वो प्रश्न ये साबित करने का होता है कि भैया मैं तो इसी घर में पैदा हुआ था। लोग उस बच्चे से ये भी पूछ लेते हैं कि क्या सबूत है कि तुम इन्हीं के बच्चे हो, ये तो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं। और एक भयंकर तनाव में वो बच्चा रहता है और परेशानी में रहता है और कई बार वो गहरे सोचे तो अवसाद में भी जा सकता है। अब इसको बड़े रूप में सोचें। आप एक दिन सुबह सो के उठें और कोई आपसे कहे कि क्या सबूत है कि तुम इस देश के नागरिक हो, और जब वो ये सबूत पूछेगा तो इसके साथ ही आप एक बड़े विचार में फंस जाएंगे कि मैं कैसे इस बात को साबित करूं। अब मेरे और आपके जैसे लोग जिनके पास में धन है, संपदा है, घर है, मकान है, ज़मीन है, वाहन है, वो लोग तो किसी तरह से दस्तावेज वगैरह उनके पास बन ही जाते हैं, क्योंकि सरकार को उन्हें हलाल करना है तो दस्तावेज बनेंगे ही बनेंगे। और उन लोगों के ऊपर दूसरी तरह के दबाव भी रहते हैं तो वो बेचारे जन्म प्रमाण पत्र ये सब भी बनवा लेते हैं। लेकिन जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, वो तत्व जो है वो ऐसी चीज़ों में अक्सर मात खा जाता है। और आप भी कभी जब बैंक लोन के लिए, हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो पता चलता है ये तो 2 डॉक्यूमेंट कम पड़ रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कहता है ना, आपका ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का सबूत नहीं माना जाएगा। आप गाड़ी खरीदते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस को अगर देंगे प्रूफ के तौर पे, वो नहीं मानेगा। तो कुल मिला के जो अवस्था है वो ये है कि नागरिकता भारत के नागरिक की अचानक सवालों में आ जाती है। लेकिन 75 साल पहले जब ये संविधान इस देश का बनाया गया था तो एक बात सुनिश्चित की गई थी कि देश के नागरिकों की नागरिक होने पे कोई बार बार सवाल ना उठा सके। इसलिए नागरिकता की परिभाषा बड़ी स्पष्ट कर दी गई थी। जो भारत की ज़मीन पे पैदा हुआ वो नागरिक है, और वो इस भारत की ज़मीन पे पैदा हुआ है, ये बात सरकार तय नहीं करेगी, ये बात प्रकृति तय करेगी, ये बात कुदरत तय करेगी। उसकी माँ से उसका जन्म हो गया, वो भारत का नागरिक हो गया। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम उसके नागरिक होने पे सवाल उठाओ और सरकार अपनी ताकत से उस पर शिकंजा कसे। यहाँ तक आप उस कंसेप्ट को समझ गए होंगे जो हमको ये बताता है कि भारत का नागरिक होना किस तरह के अधिकार के तहत आता है। अब हालत यह है कि भारत में कौन नागरिक नहीं है और कोई दूसरा आके यहाँ घुस जाए तो आप प्रमाण तो मांगोगे, एक बड़ा सवाल है। अचानक कोई बांग्लादेशी आके यहाँ पे रहने लगे तो आप प्रमाण तो मानोगे। तो यहाँ पर भी संविधान में एक व्यवस्था की गई है और उसमें बताया गया है कि एक अकेला गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके अंतर्गत नागरिकता अधिनियम 1955 में ये व्यवस्था की गई है, स्पष्ट प्रक्रिया है, चाहे वो जन्म पे आधारित हो, पंजीकरण आधारित हो
या भारत सरकार उसको नागरिकता दे रही है, ये गृह मंत्रालय के अधीन है, कोई भारत का नागरिक है या नहीं है। अब चुनाव आयोग की भूमिका यहां पे आती है। चुनाव आयोग का काम है कि उसी आदमी को वोट देने दे जो भारत का नागरिक है। जो भारत का नागरिक नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। यानी जो इस घर का बच्चा नहीं है उसको घर में रोटी मांगने का अधिकार नहीं है टाइप का, या घर के फैसलों में वो बोलेगा नहीं, चुपचाप बैठेगा, तू इस घर का बच्चा नहीं, तू नाली से उठा के लाए थे। तो अब क्या हो रहा है कि चुनाव आयोग लोगों से कह रहा है कि तुम नागरिकता का सबूत लाओ, तुम ये साबित करो कि तुम भारत के नागरिक हो, तभी मैं तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में डालूंगा। चुनाव आयोग का काम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत मतदाता सूची बनाना, उसे अपडेट करना, चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना और आचार संहिता लागू करना। ये जो मतदाता सूची बनाने का काम है, इस काम में ही चुनाव आयोग ने एक नई चीज ढूंढ ली है और खोज ली है। और ये जो चीज है 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो ये अनुमति देता है चुनाव आयोग को कि वो देख ले कि जिसको वोटर लिस्ट में नाम दे रहा है वो भारत का नागरिक है या नहीं। लेकिन नागरिकता का सबूत मांगने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। इस देश में भारत के नागरिक से कोई भी नागरिकता का सबूत नहीं मांग सकता। कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिक को नहीं बोल सकता कि तुम सबूत लाओ कि तुम भारतीय हो। प्रधानमंत्री से सबूत मांगा जा सकता है कि तुम प्रधानमंत्री हो, बताओ, सबूत लाओ, लेकिन नागरिक से नहीं माना जा सकता। के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जो केस है आधार वाला, उसमें साफ कहा गया कि स्टेट कैन नॉट इम्पोज डिसप्रोपोर्शनेट डॉक्यूमेंट बर्डन ऑफ इंडिविजुअल्स अनलेस backed by legislation passed by the parliament and subject to fundamental rights। इसका मतलब यह है कि जब तक संसद से कोई बिल पास ना हो, और ये बिल भी संविधान के मूल अधिकारों के तहत होना चाहिए, तब तक किसी को भी ये आधार और ये अधिकार नहीं है कि वो उससे कोई डॉक्यूमेंट का बर्डन डाले। नागरिकों से कागज मांगना भी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से गलत है। हर चीज में जो कागज दिखाओ, ये कहना भी गलत है। लोगों से कागज मांगने का जो लोगों के ऊपर बर्डन है कागज प्रोड्यूस करने का, ये बर्डन देना भी गलत है। ये कहता है ये मामला आधार वाला 2017 का। अब आप ये समझिए, इसके अंदर बहुत बारीक चीजें हैं और दिमाग भी बारीक ही तरीके से लगाना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। जब चुनाव आयोग को ये अधिकार नहीं है, लिखा हुआ है कि ये अधिकार सिर्फ संसद को है कि वो चुनाव बना सके, तो यहां पर भूमिका आती है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर की। अब ये क्या होता है? दरअसल संसद में जब कोई कानून पास होता है तो उस कानून के अंदर बहुत सारी बारीक चीजें होती हैं। उन बारीक चीजों को संसद एक तौर पे वहां पर पास कर देती है। उसके बाद वो जाता है ब्यूरोक्रेसी के पास। जब ब्यूरोक्रेसी उसका एग्जीक्यूशन करती है, तो एग्जीक्यूशन करते समय या उसको लागू करते समय उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर के तहत उसको अधिकार दिए गए हैं कि वो भी संसद ना होते हुए भी उस कानून के दायरे में कानून बना सकती है। यानी उसकी हदें हैं। संसद ने कानून बनाया कि आपको केवल ये उसी आदमी को वोट डालने देना जो भारत का नागरिक है। इस प्रक्रिया को करने के लिए जो चुनाव आयोग है वो भी कुछ कानून बना सकता है ताकि इसको लागू किया जा सके। अब ये जो कानून बना रहा है, ये चुनाव आयोग ओवर द बोर्ड जा रहा है। ओवर द बोर्ड ऐसे जा रहा है कि जो संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार हैं, उन अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। यानी मैं भारत का नागरिक पैदा होते ही हो जाता हूं, तुम मुझसे सबूत मांगने वाले कौन होते हो? और ये ऐसे समय में हो रहा है, ये समझने की जरूरत है जब इस देश में बहुत सारे दूसरे विवाद हैं, जो इस देश में अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक सिस्टम लाने की बात हो रही है, तानाशाही लाने की बात हो रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की बात हो रही है। लोकतंत्र खतरे में है, इस पर इस देश में बहस हो रही है, चर्चा हो रही है। ऐसे समय में चुनाव आयोग ये लेके आता है। कल्पना करिए
1.5 करोड़ लोग अगर इस, क्योंकि जो सवाल उठा रहे हैं नेता लोग वो ये कह रहे हैं कि भैया ये काम 5 साल से ज़्यादा का है, जो ये 1 साल के अंदर कर लेना चाहते हैं 5 महीने का शायद 1 महीने में कर लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ उसमें मसला है। बहरहाल 20% समय में इसको कर लेना चाहते हैं। अब ये जो काम 20% समय में होगा, इस काम में अगर 1 करोड़ लोग छूट गए, इस बात की क्या गारंटी है कि कल के दिन अमित शाह सीए एनआरसी के स्टाइल में ये नहीं कहने लगेंगे कि इन 1 करोड़ लोगों की नागरिकता संदिग्ध है। ये जो संदिग्ध वोटर हैं, संदिग्ध नागरिक हैं, ये इस देश के नागरिक नहीं हैं। क्या आप उनको रोक पाएंगे? क्या इस देश की पॉलिटिक्स इसको बदल नहीं देगी? जैसे दिल्ली में वो हमारी एक मोहतरमा मुख्यमंत्री जी आई हैं, उन्हें ताबड़तोड़ जितने मकान झुग्गियां सब तोड़ना शुरू कर दिया, जितने मकान हैं अवैध वाले। कानून से ऊपर इंसानियत होती है और इसीलिए इतने सालों से झुग्गियां दुनिया में बन रही हैं और मौजूद हैं पूरे विश्व में, कि उनको भी जीने का हक है। उनके पास संसाधन नहीं है, घर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको जीने का हक नहीं है। ये ताबड़तोड़ उसको उड़ा रही हैं। इसमें बहस हो सकती है कि ये लीगल है या नहीं है, लेकिन इसके साथ ही इनकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, ये उन लोगों को जिनको बर्बाद कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या विदेशी नागरिक घोषित करना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पे लिखा जाता है रोहिंग्याओं को तबाह किया जा रहा है। मैंने लिख दिया ट्विटर पे, तो मेरे पीछे पड़ गए लोग, वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, कोई कुछ कर रहा है, कोई ट्रोल कर रहा है, कोई अपने जो है पारिवारिक संस्कार, माता जी की सिखाई हुई भाषा सब इस्तेमाल कर रहा है, उसमें लगे हुए हैं लोग। तो इसी तरह से जो एक नागरिक इस बीच में सवालों में गिरेगा, जो इस तरह की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, जो रोहिंग्या कहने वाले लोग हैं, आपको लगता है कि ये कल के दिन इन लोगों के नाम जिनके वोटर लिस्ट में नहीं रहेंगे, उनकी नागरिकता के सवाल नहीं उठाएंगे, उनको टॉर्चर नहीं करेंगे? मानता हूं कि उनको बाहर नहीं भेजा जाएगा, लेकिन इतिहास है हमारे देश में, इसी सरकार के रहते हजारों लोग कंसंट्रेशन कैंप टाइप के अलग जगह पे उनको इकट्ठा कर दिया गया है, बंद पड़े हुए हैं। क्यों? वो सीए और एनआरसी का जो लेके आए थे बवाल, उसमें वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। उसमें सभी धर्मों के लोग हैं। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा वो तो ऐसे थे, बांग्लादेशी थे ना, सभी धर्मों वाले हैं। इन्होंने ये तरीका निकाला है, जो क्रोनोलॉजी अमित शाह समझाते थे कि पहले इनकी नागरिकता रद्द करेंगे, और जो दूसरे वाले लोग हैं, जो जिन धर्मों का ये चाहते हैं, उन धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता दे देंगे। ये दिखा कि भाई हाँ भाई ये उत्पीड़ित हैं, इसलिए आए थे, वहाँ से आए थे, ये नागरिक हो जाएं, और बाकी लोग बंद पड़े रहेंगे। उनके नागरिक अधिकार उनके ही देश में छीन लिए जाएंगे, उनको एक सीमा रेखा के अंदर बंद कर दिया जाएगा, गार्डिंग के अंदर। खाना अगर नहीं पहुंच पा रहा है, मांगने का अधिकार नहीं है। आप नागरिक ही नहीं हो इस देश के। अगर उनको भोजन नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं, तो वो ये सवाल नहीं उठा सकते कि मुझे भूखा क्यों मारा जा रहा है, क्योंकि तुम देश के नागरिक ही नहीं हो। मानवीय आधार पर कुछ उठाते रहो, जैसे शरणार्थी उठाते हैं। तो ये जो सिचुएशन आ रही है, इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो कानून है वो बार बार कह रहा है कि आपको नागरिकता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इस चुनाव आयोग से जो ये काम कर रहा है, उस चुनाव आयोग को तो वैसे भी ये करने का कोई अधिकार नहीं, किसी भी तरह से अधिकार नहीं है। अगर ये काम करना भी है, इसमें पॉलिटिक्स भी है, उस पर मैं आऊँगा, तो ये करने का अधिकार भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नैतिक रूप से ये चुनाव आयोग एक खास पॉलिटिकल पार्टी के जरिए चुना गया है। इस चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, ऐसे मान लीजिए। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई एक प्रक्रिया होनी चाहिए, ऐसे सीबीआई चीफ बनाते हो आप, एक आदमी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बैठ जाए, प्रधानमंत्री बैठ जाए, यानी एक न्यायपालिका का आदमी, एक सरकार का आदमी और एक विपक्ष का नेता बैठ जाए, राहुल गांधी आजकल है जैसे, तीनों मिलकर तय कर लो कि चुनाव आयोग का चीफ कौन होना चाहिए। संसद से भी पास नहीं कराया, अध्यादेश लेके आ गई कौन सी सरकार? मोदी जी की। और इस सरकार ने क्या नियम बना दिया कि अब जो है 3 आदमी तो होंगे, एक मोदी जी और एक मोदी जी का मंत्री और तीसरा विपक्ष का नेता। अब अगर जब एक 3 मेंबर कमेटी है जिसमें बीजेपी या सत्ताधारी पार्टी जो भी है हमेशा बहुमत में रहेगी, और वो चुनाव आयोग की चुनाव आयुक्त तय करेगी, तो वो चुनाव आयुक्त कौन होंगे, कैसे होंगे, और वो चुनाव आयुक्त
किस तरह से एक्ट करेंगे इसका आप कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और इन चुनाव आयुक्तों के चयन के समय विपक्ष के नेता ने इसका बहिष्कार भी किया था और अपना डिसेंट लिखा था। अधीर रंजन होते थे उस समय। तो अब बताइए कि ये चुनाव आयुक्त जो हैं, ये जो चुन के आया, ये तो बीजेपी का आदमी हुआ एक तरह से देखा जाए तो, और संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है। और वो आदमी सीए एनआरसी के स्टाइल में नागरिकता वाले मसलों को अगर एड्रेस कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सीधे सीधे भारत के नागरिकों की नागरिकता के साथ बड़े कैजुअल वे में खिलवाड़ हो रहा है। जैसे बच्चे को बोल देते हो ये तेरी मम्मी नहीं है, तेरे को तो नाली से घूरे से उठा के लाए थे, कचरे के ढेर से लाए थे। क्या ये इस देश के किसी नागरिक के लिए कम पीड़ाजनक होगा जो आपकी बनाई हुई दस्तावेजों की लिस्ट में से कोई दस्तावेज नहीं दे पाएगा? हमारा जब ये कहता है, कानून कहता है कि आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं डाल सकते, तो ये कैसे हो सकता है? किसी भी संस्थान के को कानून में निर्धारित सीमा से बाहर जाकर कार्य करने की अनुमति नहीं है। और जब चुनाव आयोग नागरिकता जांचने का प्रयास करता है तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की सीमाओं से बाहर का मामला है। आपको यह अधिकार ही नहीं है कि आप लोगों की नागरिकता जांचो, और ये सबऑर्डिनेट लेजिग्नेशन का भी उल्लंघन है। और इससे एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। बिहार में 7 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। 4 करोड़ 74 लाख मतदाता 2003 के बाद जुड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की नागरिकता की व्यक्तिगत जांच कैसे हो सकती है, वो भी कुछ हफ्तों के अंदर? ऊपर मैंने जो एक जगह पे महीनों का और हफ्तों की बात की है, उसको काट के निकाल देना, क्योंकि ये कुछ हफ्तों का ही मामला है। अब इसमें पॉलिटिक्स वाला एस्पेक्ट समझिए। दरअसल वहाँ पर वोटर लिस्ट में बहुत सारी धांधलियाँ हुई हैं, दबा के हुई हैं। और इस बारे में मैं करीब 3-4 महीने से जानता हूँ। ये काम 4 महीने पहले शुरू हो गया था। कोई एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं जो रहते हैं बिहार में, उनका मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को भी अप्रोच करने की कोशिश की थी और वहाँ से भी आश्वासन मिला था कि इसको रोकने के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। इस देश के बहुत सारे बड़े बड़े वकील, पीआईएल एक्सपर्ट हर वक्त क्रांति करते रहते हैं, उनको भी उन्होंने अप्रोच किया कि भाई पीआईएल डालो। उनका कह रहे हैं तो इंडिविजुअल बेसिस पे लोग डालेंगे, नागरिक डालेंगे, हम क्यों पीआईएल डालें? और चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग तो ये कह देगा कोर्ट में, फिर हम क्या करेंगे? चुनाव आयोग तो वो कह देगा कोर्ट में, तब हम क्या करेंगे? जो लोग इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए छटपटा रहे हैं, आप सोचिए, एक ब्यूरोक्रेट पूरी लाइफ जिसने लगा दी है, वो अपने रिटायरमेंट के 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद छटपटा रहा है कि ये क्या हो रहा है। वो कोशिश कर रहा है हमारे जैसे लोग, कुछ एक्टिविस्ट इसमें सवाल उठाएं, इस पर बात करें। तो इस मामले में क्या हुआ कि उन्होंने अप्रोच किया, तो ये 4-6 महीने से इन्होंने धांधली की है। अब ये जो धांधली हुई है, उस धांधली पे अगर आप सवाल उठाओगे कि ये वोटर कैसे आ गया, वो आ गया, तो चुनाव आयोग के जरिए एक नया फुंदरू छोड़ दिया गया। अब आप जब बोलोगे कि देखो ये यहां पर 80 वोटर नागपुर से लाके लिखवाए हैं तुमने बिहार में, अब अगर तुम बोलोगे कि ये इतने हजार वोटर नए कैसे 4 महीने में जुड़ गए, इतने लाख नए वोटर आसमान से टपक गए क्या, तो चुनाव आयोग कहेगा मैं तो पहले ही जांच करने जा रहा था, तुम ही लोग अड़ंगा लगा रहे थे। कितना ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, इतना ओवर सिंप्लीफाई कर दिया कि आपने कहा कि भैया खाना है, हमको भूखे हैं। और पहले भाई साहब जा रहे थे खाने से घर का दरवाजा तोड़ के खाना पकाने, आपने रुका भैया दरवाजा मत तोड़ो यार, दरवाजा नहीं होगा तो हम घर में सुरक्षित कैसे रहेंगे? तो वो हट गए। फिर आपने कहा खाना दो, बोले मैं तो बनाने जा रहा था, तुम ही ने रोक दिया। इसी तरह से एक ऐसा रायता फैलाया है, जिस रायते पे कोई सवाल उठाएगा तो चुनाव आयोग कहेगा कि आप ही लोग नहीं चाहते हो कि इसके अंदर से जो खराब वोटर हटें। और एक पूरी साजिश जो महाराष्ट्र में एक्सपोज हुई, जो एक तरीका हमारे सामने आया कि कैसे वोटर को
वोट की लूट होती है और कैसे सरकारें बनती हैं, उस तरीके का ये तोड़ हो गया। तो कुल मिला के ये जो पूरा कांड है, इसको सरल तरीके से मैंने समझा दिया है। अगर कहीं सरलता में कमी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।